प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7वीं क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के थर्ड लेसन में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमें ऊन किन किन जंतुओं से प्राप्त होती है। ये बकरी थी, इनमें याक, ऊँट और लामा तथा एल्पका थे। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि ये विश्व के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं रेशम से ऊन तक। रेशों से ऊन तक, यानी कि भेड़ के रेशे जो है, शरीर के बाल हैं, रेशे रूपी बाल हैं, उनसे ऊन हमें किस प्रकार प्राप्त होती है, वह प्रक्रिया कितनी लंबी है, कौन कौन से चरण आते हैं उसमें, आज हम ही पढ़ते हैं। रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके, संसाधित का मतलब क्या है, प्रोसेस करके उस पर विभिन्न प्रक्रियाएं की जाएंगी, तो तब जाकर ऊन बनती है। तो बालों को काटकर और उन्हें प्रोसेस करके ऊन बनाई जाती है। तो पहला जो चरण है इसमें ये है भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी क्षेत्रों की यात्रा करें तो आप पाएंगे कि गडरियों के पास भेड़ों के बहुत सारे झुंड होते हैं और चराने के लिए वे ले जाते हैं। तो भेड़ शाकाहारी होती हैं, तो भेड़ों को चराने के लिए जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि भेड़ें शाकाहारी हैं और वे घास और पत्तियां पसंद करती हैं। भेड़ों को पालने वाले उन्हें हरे चारे के अलावा दालें, मक्का, ज्वार, खली क्या होती है, जैसे कि सरसों, देखिए आपने सरसों के बीज देखे हैं, उनका तेल निकालने के बाद जो सूखा पाउडर बचता है ना, वो क्या होता है, खली होती है। मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं भेड़ों को। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर ही रखा जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भेड़ें जो है ना बेटा, वो सर्दियों में काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, उनको ठंड बहुत जल्दी लगती है, और इसी ठंड से बचाने के लिए तो भगवान ने उन्हें घने बाल दिए हैं। इसीलिए सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर ही रखा जाता है, बहुत अधिक धूप हो तभी बाहर निकाला जाता है, और उन्हें पत्तियाँ, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। जैसे कि नीचे दिए गए हैं टेबल में एक नस्ल दी गई है भेड़ों की, हम पढ़ेंगे उनको, जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में ऊन से प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है कि किस प्रकार की ऊन उनसे मिलती है, अच्छी क्वालिटी की या जैसे कि मीडियम क्वालिटी की। देखो, नस्ल का नाम है लोही, एक मिलती है राजस्थान, पंजाब में, अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है। रामपुर बुशायर भूरी ऊन होती है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलती है। नाली या फिर नली भी बोलते हैं भेड़ों की इस नस्ल को। गलीचे की ऊन यानी कि आप समझ सकते हैं, गलीचा पैरों में रखने के लिए होता है, तो गलीचे की ऊन कैसी मिलेगी, वो काफ़ी रुक्ष कठोर सी मिलेगी ना। गलीचे की ऊन राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। बाखरवाल जो नस्ल है भेड़ों की, वो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, और ऊनी शॉलों के लिए इसका पालन किया जाता है। मारवाड़ी एक जो नस्ल है भेड़ की, वो गुजरात में पाई जाती है, और मोटी और रुक्ष कठोर ऊन उनसे प्राप्त होती है। पाटनवाड़ी गुजरात की ही एक अन्य नस्ल है, जो होजरी के सामान के लिए, जैसे ब्रश वगैरह नहीं होते हैं, ब्रश वगैरह बनाए जाते हैं, इनके लिए इसकी ऊन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सारणी 3.1 में हमने देखा कि ऊन की गुणवत्ता और गठन के आधार पर उनकी नस्लों कुछ नाम थे। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, ठीक है ना, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि बताया था ना पहले कि भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा पैदा किया जाता है, जिनमें से एक जनक मतलब एक नर या मादा कम से कम अच्छी नस्ल का होना चाहिए, दोनों में से कम एक तो होना चाहिए। अगर दोनों ही अच्छी नस्ल के हैं फिर तो श्योरिटी है कि उनकी जो संतान होगी वो अच्छी नस्ल की होगी, ज़्यादा ऊन, नरम ऊन देने वाली होगी, तो कम से कम एक जो जनक है वो तो होना ही चाहिए अच्छी नस्ल का। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है।
ठीक है। तो आगे देखो, रेशों को ऊन में संसाधित करना। स्वेटर बुनने या शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो ऊन है वह लंबी प्रक्रिया के बाद प्राप्त होती है। पहला चरण है भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ काटते हैं, यानी कि त्वचा की पतली परत बालों के साथ उतारते हैं। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नाई हमारे सिर के बाल काटने के लिए प्रयोग करता है ना, वो वाले उस तरह जिसे हम कहते हैं, लेकिन थोड़ा अलग होता है वो उससे, ठीक है ना, उससे थोड़ा अलग होता है वो। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। आप देख रहे हैं, सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में गर्मी होती है तो भेड़ों को ज़्यादा ठंड नहीं लगती, बिल्कुल लगती ही नहीं एक किस्म से कहें तो तब उन्हें उन बालों की कोई ज़रूरत नहीं होती और वो आसानी से उनके बिना रह सकती हैं, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। मैंने कहा ना कि खाल भी उतारते हैं साथ में, है ना, थोड़ी त्वचा उतारते हैं परत, लेकिन भेड़ को दर्द नहीं होता। कारण क्योंकि उस वक्त वहाँ पे बेटा जहाँ पर बाल होते हैं ना उसके शरीर पे, वहाँ पर कुछ जो कोशिकाएं हैं, सेल हैं, त्वचा है, वह मृत अवस्था में होती है, ठीक है ना, मृत कोशिकाओं से परत बनी होती है, उसको उतारते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे कि हमारे जब सिर से बाल उतारते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है ना, तो उसी प्रकार वहाँ पर मृत कोशिकाओं की एक परत होती है जिससे कि उन्हें दर्द नहीं होता और बाद में कुछ दिन बाद फिर से बाल उगाते हैं, जैसे कि हमारे बाल उगाते हैं, ठीक है। चरण 2, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, ताकि उनमें जो धूल है, गर्द है, तेल है, मैल है, वो सारा का सारा धुल जाए, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है इसमें, चिकनाई, धूल, गर्द आदि निकल जाए, यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तो देखो सेकंड पॉइंट पे आ गए हम। पहला चरण क्या था? बालों को काटना, बालों की कटाई, ऊन की कटाई। दूसरा चरण क्या है? अभिमार्जन। क्या कहेंगे इसको हम? अभिमार्जन। देखो यहाँ लिखा हुआ है अभिमार्जन। अब पहले तो अभिमार्जन हाथों से करते थे टंकियों में, अब आजकल ये मशीनों में किया जाता है। एक बार देखो चित्र दिखा रखा है, ये देखो मशीनों द्वारा अभिमार्जन, ठीक है बेटे। उसके बाद यहाँ दिखा रखा है टंकियों में अभिमार्जन, ठीक है। एक डायग्राम यहाँ दिखा रखा है भेड़ की ऊन उतारना, ठीक है ना। अगला चरण ये आएगा ऊन का धागा बनाना, ठीक है। उससे पहले एक चरण और आएगा, देखो छंटाई करना आएगा। थर्ड देखिए, अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। छंटाई यानी कि छांटते हैं नरम और कठोर बालों को, छोटे और बड़े बालों को, यानी कि अच्छी जो गठन वाले बाल हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है। रोमिल नरम और रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। अगले चरण में क्या करेंगे? बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले रेशों को छांट लिया जाता है, ठीक है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर हैं जो कभी कभी हमारे स्वेटर पर इकट्ठे जाते हैं ना। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन, फिर से अभिमार्जन करते हैं, सुखाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त होता है। यानी कि इस चरण का नाम है, चौथे चरण का नाम है कताई, ठीक है ना। ओके, पहला था कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर छंटाई। छंटाई के बाद फिर जो छोटे रेशे हैं उनको अलग करके फिर से छांट लेते हैं और फिर उनकी कताई करते हैं, ठीक है ना। पांचवा चरण है रंगाई। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है, ठीक है ना। पांचवा चरण है ये। छठा चरण देखिए, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। रीलिंग पता है ना, रील क्या होती है? हम लेकर आते हैं दुकान से कपड़ा सिलने के लिए, तो रील बनाना, रील बनाने की प्रक्रिया रीलिंग। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर ऐंठ कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में, लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में और
अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाने के उपयोग में। बड़े रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन और छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज के चैप्टर में बस इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। आगे हम पढ़ेंगे रेशम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।